वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मोदी ट्री में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 12th का जनरल स्ट्रीम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हमने 1 से लेकर 28 तक के प्रश्न सॉल्व किए थे। आज आगे की चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये जो शब्द दिए आपको, इनमें से सही शब्दों का उपयोग करके आपको अर्थ लिखना है। ऐसा आप कब कर सकते हो? जब आपको उसका अर्थ मालूम हो। तो जैसे पहला वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारमय, निराशाजनक भी कह सकते हैं। एनकाउंटर यानी आमना सामना। कॉन्कर यानी जीतना। एक्स्ट्रावेगेंस यानी भव्यता। ये हुआ इसका अर्थ, मैंने लिख दिया ताकि आपको सुविधा रहे। आर्यन इज रियली अ वेरी इंडस्ट्रियल ने उद्यमी, मेहनती। आर्यन सचमुच एक मेहनती आदमी है। नो वन विल फाइंड हिम सिटिंग, क्या आएगा बताइए यहाँ पे? ग्लूमी, निराश कोई भी उसे नहीं देखता। ही इज ऑलवेज रेडी टू एनकाउंटर, यहाँ पे आएगा एनकाउंटर। 32 में आएगा एनकाउंटर विथ एनी टफ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन से आमना सामना करने को तैयार रहता है। ही डज नॉट बिलीव इन एक्स्ट्रावेगेंस। ओके, अब चलो आगे की ओर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये पैराग्राफ पढ़ के उत्तर देना है। फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट माय फ्रीडम। पिछले कई वर्षों से मैं अपनी आजादी के बारे में बातें कर रहा हूं। आई रिमेंबर द डे व्हेन यू ऑब्जेक्टेड टू माय ड्रेस एंड हेयर। मुझे वो दिन याद है जब आपने मेरी ड्रेस और बालों का ऑब्जेक्ट किया था। ऑब्जेक्ट यानी विरोध करना। आपने फिल्मों में देखा होगा, कई बार वकील बोलता है ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये वही वाला शब्द है, ऑब्जेक्ट करना यानी विरोध करना। That day you appear to me like an evil dictators। तब आप मेरे लिए एक तानाशाह जैसे लगे। Who would never understand my style, जो कभी भी मेरी स्टाइल को नहीं समझेगा। my personality, मेरे व्यक्तित्व को। The next day you did not allow me to go out। अगले दिन आपने मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। I was fiercely angry on you। मुझे आप पर बहुत ही गुस्सा था। We were on opposite sides and there seemed no meeting grounds। हम लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जहां हम मिल रहे हो। Now when I recall this incident, I also remember how you appreciated my choice when we had to buy a gift for Asmi। अब मुझे रिकॉल मतलब टू रिमेम्बर, याद करना। इंसिडेंट यानी घटना। अब मैं उस घटना को याद करता हूँ। आई ऑल्सो रिमेम्बर हाउ हाउ यू अप्रिशिएट, आपने किस तरह से अप्रिशिएट किया था मेरी चॉइस को जब हमने अस्मी के लिए गिफ्ट खरीदा था। अप्रिशिएट यानी टू एडमायर, प्रशंसा करना। आई ऑल्सो रिकॉल हाउ आफ्टर गेटिंग एंग्री ऑन मी फॉर द बेड रिपोर्ट कार्ड फॉर a few hours, both of you came into my room and explained what I should do to score more marks। फिर मुझे अब याद है कि जब मेरा रिपोर्ट कार्ड खराब आया था तो आपने किस तरह से गुस्सा हुए, लेकिन आप दोनों कुछ समय बाद मेरे कमरे में आए, मुझे एक्सप्लेन किया, समझाया कि किस तरह मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ। आई हैव बोथ द टाइप्स ऑफ मेमोरी बट नाउ आई वुड प्रिफर टू रिमेम्बर द बेस्ट। मेरे पास दोनों प्रकार की याददाश्त है, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन अब मैं जो बेस्ट है, अच्छी यादें, उनको ही पसंद करूंगी, उनको ही याद करूंगी। द लिटिल एंड बिग मिसअप्स बिटवीन अस वेयर जस्ट थॉटलेस रिएक्शन। जो छोटे बड़े जो हमारे बीच में मिसअप हुए हैं, वो क्या था? एक निर्विचार प्रतिक्रिया थी। तो ऑन विच बेसिस डिड द राइटर थिंक दैट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज स्टाइल। तो यानी किस बेसिस पर ये लेखिका ऐसा कहना चाहती है कि उसके माता पिता उसकी स्टाइल को नहीं समझते। तो देखो ये है ना, आई रिमेंबर द डे व्हेन यू ऑब्जेक्टेड टू माय ड्रेस एंड हेयर। पर आपको ऐसे ही नहीं लिख देना है, तो इसको आपको ढंग से लिखना है। तो द पेरेंट्स ऑफ द राइटर ऑब्जेक्टेड
his dress and hair. उन्होंने उसके ड्रेस और हेयर का ऑब्जेक्ट किया. Therefore he thinks that his parents did not understand his style. Give an example which shows positive side about writer's parents. एक उदाहरण बताइए जिसमें वो बताता हो कि जो राइटर उसके पेरेंट्स की पॉजिटिव साइड्स. तो द राइटर्स पेरेंट्स admired अथवा appreciated her choice, his choice, sorry, when when her choice when they bought a gift for अस्मी. जब उन्होंने अस्मी के लिए गिफ्ट खरीदा तो उन्होंने उसकी जो चॉइस थी उसको एडमायर किया था. विच टाइप ऑफ मेमोरी डिड द राइटर कीप विथ हिम फॉर हिज ग्रोथ. तो द राइटर 36 kept best memories with him for his growth. Okay. By the time I reached high school, I was so stressed out by my thought of answering questions and doing group projects that my self-confidence problem would get into the way of my ability to study. By the time I reached high school, जब तक मैं हाई स्कूल पहुंचा, मैं इतना तनावग्रस्त था उस विचार से कि प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट करेंगे, तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो प्रॉब्लम था, वो पढ़ाई की जो क्षमता थी उसमें बाधा रूप हो गया. आई वॉज नर्वस एंड एजिटेटेड अबाउट बीइंग रॉन्ग एंड हाउ पीपल वुड रिएक्ट टू मी. मैं काफी नर्वस था, हताश था कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे. माई स्कूल एंड वर्क स्टार्टेड टू सफर. मेरे स्कूल और जो काम था उसमें सफर होने लगा, यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, यूं कह सकते हैं. बिकॉज ऑफ माई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हिंदी में लघुता ग्रंथि. मेरी लघुता ग्रंथि के कारण, लघुता ग्रंथि यानी अपने आप को किसी से छोटा मानना. आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता था. आई वॉज अफ्रेड ऑफ इवन गोइंग फॉर शॉपिंग. शॉपिंग जाने से भी मुझे डर लगता था. आई कुडंट स्पीक टू पीपल और मेक डिसीजंस. मैं लोगों से बात नहीं कर सकता था, मैं निर्णय नहीं ले सकता था. आई हिड माई सेल्फ ऑल अवे एंड फेल्ट लाइक अ रियल लूजर. मैं हमेशा अपने आप को छिपा के रखता था, मैं अपने आप को लूजर महसूस करता था. What problem did the narrator feel when he reached high school? तो जब नरेटर हाई स्कूल पहुंचा तो उसको क्या समस्या आई, देखिए पहली लाइन में दिया. तो when they reached high school, he was so stressed out by the thought that answering question and doing group project that my self confidence would get into the way of ability to study. तो इसको हम अपनी आसान भाषा में लिखेंगे. When the narrator reached high school, he was stressed about answering questions, and preparing group projects. Okay, next 38. How did the narrator's inferiority complex stop his growth?
जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी उसने उसके ग्रोथ को कैसे रोक दिया। तो द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ लिख दिए, बिकॉज ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स of the narrator, he was afraid of even going for shopping. He could not speak to people or make decisions. खाली क्या करना है देखिए दोस्तों, या जो आई लिखा है, आई कुड नॉट गो आउट, ही कुड नॉट गो आउट, ही वॉज अफ्रेड ऑफ इवन गोइंग फॉर द शॉपिंग, ही कुड नॉट स्पीक टू पीपल टू और मेक डिसीजंस। ओके, काफी आसान है, खाली आपको इसको पढ़ना होगा, ढंग से समझना होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट समरी, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू इट सॉरी। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ करके उसको संक्षिप्त बनाना है। तो इसमें जो समरी बनाते हैं इसमें 1/3 हिस्सा लेते हैं। जैसे ये तकरीबन 10 लीटियां हैं, तो आपकी इसका 1/3 यानी तकरीबन 4 के आसपास होनी चाहिए। यानी आपका जो फुल स्केप है इसका 3 गुना, यानी 12 पंक्तियों में आपको इसको सिमटा देना है इसको। तो आप इसमें जो सेंटेंस है उसमें से अमुक सेंटेंस को आप ओमिट कर सकते हो, स्ट्रक्चर बदल सकते हो, कंजक्शन का यूज कर सकते हो, एज यू विश। ओके, तो देखिए पहले मैं पढ़ के आपको भाषांतर बना देता हूँ। ये कहानी है सलीम अली के बारे में। सलीम अली, ये ही वॉज अ बर्ड वॉचर, बहुत बड़ी हस्ती थे हमारे भारत देश के, बहुत सी शानदार किताबें लिखी उन्होंने अबाउट बर्ड्स। तो ऑर्फेन लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट ए वेरी अर्ली एज, वेरी यंग एज। तो जो सलीम अली थे बहुत ही छोटी उम्र में अनाथ हो गए थे। सलीम अली वॉज ब्रॉट बाय हिज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यानी मामा। सलीम अली का पालन पोषण उनके मामा द्वारा किया गया है। एज ए चाइल्ड सलीम वॉज गिवन एन एक्सपेंसिव एयर गन एज ए प्रेजेंट एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम शूटिंग स्पैरोस अराउंड द हाउस। जब उनको एक महंगी एयर गन दी गई थी प्रेजेंट के रूप में, तो अपना दिन चिड़ियों को, स्पैरो चिड़ियों को मारने में बिताते थे। वन डे ही नोटिस दैट वन ऑफ द स्पैरोस ही हैड शॉट एट ए हेड येलो थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है गला। उन्होंने देखा कि उसने एक चिड़िया को मारा था, उसका गला कैसा था, पीला। ही कुड नॉट होल्ड हिज क्यूरियोसिटी एंड अप्रोच हिज अंकल। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके, अपने अंकल के पास गए। हिज अंकल हु वाज इक्वली क्लूलेस टुक हिम टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग एन आंसर। उसके अंकल जो थे वो भी क्लूलेस थे, उनको भी कुछ ज्ञान नहीं था। तो उस उनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पास ले गए एक उत्तर ढूंढने की आशा में। There, the honorary secretary W.S. Millard told him that the bird was the yellow-throated sparrow. जो W.S. मिलार्ड जो वहां के सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि ये पीले गले वाला पक्षी है, येलो थ्रोटेड बर्ड। मिलार्ड ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट द वेराइटी ऑफ स्पैरोस, और उन्होंने उसे अलग अलग जाति के पक्षियों के विषय में भी बताया। दैट डे सलीम अली डिसाइडेड दैट ही वाज गोइंग टू बी एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी शास्त्री, पक्षियों का अध्ययन करने वाला। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक पक्षी शास्त्री बनेंगे। नो वन वुड हैव इमेजिन दैट द बर्ड शूटर वुड बिकम ए बर्ड लवर एंड नेचर कंजर्वेटर वन डे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक पक्षियों को मारने वाला एक पक्षियों का प्रेमी बन जाएगा, उनका संरक्षक बन जाएगा। ओके, तो इसमें जैसे आप में काफी छोटा करके आप लिख सकते हो। देखिए, सलीम अली was orphaned young age, so he was brought up by his maternal uncle, उनके मामा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया।
One day he shot a yellow-throated bird with an air gun. यानी उन्होंने एयर गन से उसको मारा। अब उनको गिफ्ट में एयर गन मिली, ये सब ना लिखो आप तो भी चलेगा। He was curious about the bird. वो पक्षी को लेके काफी जिज्ञासु थे। So his uncle took him to Bombay Natural हिस्ट्री सोसाइटी। इस तरह से आप देखिए, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी मेरी तरह ही लिखें, आप इसमें काफी कुछ चेंज कर सकते हो जो आपको योग्य लगे। ओके, तो इस तरह का मैंने आइडिया बता दिया, इस तरह से आप इसको संक्षिप्त कर सकते हैं। ओके, इसको आप टाइटल देना है तो टाइटल लिखो सलीम अली द बर्ड लवर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये इसका टाइटल है, और कुछ देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिशन शक्ति इंडिया फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम दैट डिस्ट्रॉयड अ लियो सैटेलाइट। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट को तोड़ने के लिए इस मिसाइल सिस्टम का उपयोग होता है। न्यू दिल्ली गिविंग एन इंपॉर्टेंट मैसेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अनाउंस that India has successfully tested its first anti-satellite missile system. नई दिल्ली एक महत्वपूर्ण मैसेज देते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है बुधवार के दिन कि इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो सिस्टम है उसको टेस्ट कर लिया है। कोड नेम्ड मिशन शक्ति, इसका कोड नेम था मिशन शक्ति। इंडिया हैज एंटर्ड इट्स नेम एज एन एलिट स्पेस पावर, और अपना भारत ने अपना नाम स्पेस पावर की जो शक्तियां हैं, अंतरिक्ष पावर की जो शक्तियां, उनमें नाम अपना लिखा लिया है। एन एंटी सैटेलाइट वेपन एसेट इसे कहते हैं, सक्सेसफुली टारगेटेड ए लाइव सैटेलाइट ऑन ए इवन अर्थ ऑर्बिट, पीएम मोदी सेड। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की मिसाइल ने एक इवन अर्थ ऑर्बिट की जो मिसाइल थी उसको टारगेट किया, उसको लक्ष्य बनाया। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो stated that shooting down a LEO satellite is a rare achievement and was completed successfully within 3 minutes of launch. प्राइम मिनिस्टर, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि इससे जब पैराग्राफ को पढ़ के जब आपको उत्तर देना हो तो पहले प्रश्न पढ़े, पहले प्रश्न पढ़े, प्रश्नों को समझ ले, उसके बाद पैराग्राफ पढ़े, तो आपको ख्याल आ जाता है कि किस जगह पे आपको विशेष ध्यान देना है, किन चीजों को आपको खास पढ़ना है। ओके, ये ट्रिक मेरी याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि लियो सैटेलाइट को तोड़ना एक दुर्लभ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ घटना होती है, और भारत ने कितने समय में किया था, 3 मिनट में। द मिशन वॉज लेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, याद रखिएगा, जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। ये भारत की ऐसी संस्था है जो भारत की जो सेना है उसके लिए हथियार और दूसरे सिस्टम बनाती है। एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ओवरऑल सिक्योरिटी, ये DRDO ने किया था, और इसका उद्देश्य था कि भारत की जो सिक्योरिटी है इसको स्ट्रेंथन करना, इसको मजबूत बनाना। द लियो सैटेलाइट वाज ऑर्बिटिंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर, पीएम मोदी से। जो लियो सैटेलाइट थी 300 किलोमीटर की कक्षा पर परिभ्रमण कर रही थी, ऑर्बिट यानी परिभ्रमण करना। The Prime Minister also said that India's action was not directed against any country and no international laws or treaties were breached. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का जो एक्शन था उसका उद्देश्य किसी भी कंट्री देश के विरुद्ध नहीं था, और इसमें किसी भी तरह के कानून या ट्रीटी का मतलब होता संधि को तोड़ा नहीं गया है। The mission was a highly complex one and was conducted at extremely high speed with remarkable precision. ये जो मिशन था बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जटिल था, और इसको हाई स्पीड के साथ, एक्सट्रीमली हाई स्पीड के साथ किया गया था। पीएम मोदी सेड इट शोज आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड द सक्सेस ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम। पीएम मोदी ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है हमारे आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट यानी श्रेष्ठ साइंटिस्ट और स्पेस प्रोग्राम की भाई सफलता को दिखाता है। तो व्हाट इज दिस क्लिप अबाउट, तो यहां लिख दे रहा हूं,
This clip is about successful launch of anti-satellite मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में क्लिप है। व्हाई इज द मिशन शक्ति कंसिडर्ड एज ए रेयर अचीवमेंट? मिशन शक्ति को रेयर अचीवमेंट क्यों माना जाता है? तो देखिए, मिशन शक्ति इज कंसिडर एज ए रेयर अचीवमेंट। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहां तक लिखिए, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट to target a LEO satellite, and India did it in 3 minutes। इस तरह से लिख सकते हैं। Who led the mission शक्ति? Why? तो DRDO led the mission शक्ति to strengthen security of India। भारत की जो सिक्योरिटी थी उसको मजबूत बनाने के लिए किया गया था। At what height was the LEO satellite orbiting? तो LEO satellite was orbiting at 300 किलोमीटर एल्टीट्यूड। देख के आप लिख सकते हो एल्टीट्यूड। How was the mission according to PM Modi? तो according to PM Modi it was an outstanding mission। Okay, और according to PM Modi it was an outstanding mission। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप लोग भी लिखते जाइए। नेक्स्ट है, रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। In days gone by, I used to be a potter who would feel his fingers mold the yielding clay to patterns on his wheels। In days gone by यानी बीते हुए दिनों में, I used to be मैं हुआ करता था क्या? A potter, potter यानी कुम्हार। Who would feel जो महसूस करता था, his fingers mold the yielding clay उसकी उंगलियां जो क्ले है उसको मोल्ड करती थी, आकार देती थी। टू पैटर्न्स ऑन हिज व्हील्स अपने व्हील यानी कुमार के चक्र पर, यानी मैं अपने आप को ऐसा कुमार महसूस करता था जो मिट्टी को आकार देता था। बट नाउ थ्रू विजडम लेटली वॉन, लेकिन बाद में जो मुझे विजडम, बुद्धिमानी, ये ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ, दैट प्राइड हैज डाइड अवे, जो मेरा जो घमंड है वो चला गया है, दूर हो गया है। आई हैव सीज टू बी द पोटर, अब मैं कुमार नहीं रहा हूं, अब मैंने कुमार होना बंद कर दिया है। एंड हैव लर्नेड टू बी द क्ले, और मैंने मिट्टी बनना सीख लिया है। अब देखिए, ये जो कविता है इसका जो भाव है, जो मर्म है, काफी गहरा है। यानी कि अब जो कुमार है उसने अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया है, यानी अब वो रचयिता नहीं है, अब वो रचना बन गया, सब कुछ उसने ईश्वर के हाथ में सौंप दिया है। ओके, सो व्हाट वाज द पोएट इन द पास्ट? तो यानी कवि कवि भूतकाल में क्या था? तो देखिए, इसका आंसर होगा द पोएट was a potter in the past। (46) Why did the poet decide to be the clay? कवि ने मिट्टी बनने का क्यों निश्चय किया? तो द पोएट
gained wisdom, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, and his pride died. Therefore, he decided to be clay. क्ले यानी मिट्टी, उसने मिट्टी बनने का निश्चय किया. राइट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग यानी जिनका उच्चारण सेम जैसा हो. देखिए जैसे फील, विल. फिर क्या है देखिए यहाँ पे, देखिए अवे और क्ले. दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. रिटर्न द हेवंस ग्रीटिंग. ये जो कंचनजंगा, हिमालय की जो एक शिखर है, चोटी, उसके ऊपर एक काव्य लिखी गई है. तो इसका मतलब समझिएगा. रिटर्न्स द हेवंस ग्रीटिंग इन रोब्स ऑफ वाइट बाथेड इन गोल्डन लाइट. यानी जो कंचनजंगा है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे श्वेत वस्त्र परिधान किया है और सुनहरी रोशनी में वो नहा गई वो चोटी. When earth and sky are meeting, the mountain dews and mellow hues paint her cheeks with fairy fingers. जब पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है ऐसा लगता है कि जो उंगलियां हैं, अदृश्य उंगलियां हैं, उसके गालों को रंग रही हैं. What does the queen of Himalaya wear? हिमालय की जो रानी है क्या पहनती है? तो द क्वीन ऑफ हिमालय wears, क्या पहनती है? देखिए व्हाइट रॉब्स. रॉब यानी कपड़े. How does the nature paint the mellow of cheeks of Kanchenjunga? So the nature, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रश्न है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उत्तर दीजिए. पेंट्स द चीक्स ऑफ कंचनजंगा बाय फेरी फिंगर्स. ओके, नेक्स्ट सेक्शन डी देखिए. डू एज डायरेक्टेड आपको करना है. देखिए भक्ति सो एन एक्सीडेंट एट द क्रॉसरोड. करना क्या है? एन एक्सीडेंट वाज सीन. तो यहां से आपको आना चाहिए आइडिया कि हमको पैसिव वॉइस बनाना है. तो देखिए पहला बात, भक्ति करता, सी क्रिया, एन एक्सीडेंट. तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस कम है. एन एक्सीडेंट वाज सीन बाय भक्ति एट क्रॉस रोड्स. क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहा. यानी चौराहे पर भक्ति द्वारा एक एक्सीडेंट देखा गया. द ड्राइवर ड्रोव द बस कैरिंग स्कूल चिल्ड्रन वेरी फास्ट. जो ड्राइवर था उसने बस को काफी तेज चलाया. ड्राइवर करता, ड्रो किया, द बस was driven by the driver carrying school children very fast. देखिए कर्ता क्रिया कर्म के अलावा और किसी को हाथ मत लगाइए. ओके. सी कॉल द एम्बुलेंस फॉर हेल्प क्विकली. उसने तेजी से एक एम्बुलेंस को बुलाया. सी करता, कॉल किया, द एम्बुलेंस कर्म है. तो द एम्बुलेंस was called by her for help quickly. ओके, ये पूरा हो गया. नेक्स्ट देखिए. A national park had a defined boundary through which no person could get into without permission. ये करना क्या? नेशनल पार्क हैज, यानी सिंगुलर बनाना. तो मैं यहीं पे कर देता हूं. द नेशनल पार्क हैज, या वर्तमान में ले जाना है. डिफाइंड बाउंड्री थ्रू विच नो पर्सन कैन get into without permission. The visitors can observe the park by
vehicle which routes through defined trails. Okay, यहां आपको इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. लेट्स विजिट द साइंस एक्सिबिशन सेड राजवी. पहला वाक्य राजवी ने कहा, किससे कहा है? देह से. लेट्स से शुरू हो रहा है, यहां सजेशन रखा है, तो क्या लिखेंगे? राजवी ने कहा देह से, तो राजवी सजेस्टेड ध्येय दैट, सॉरी दैट. देखिए लेट्स वाले में क्या होता है, लेट्स को हटाकर लिखते हैं सजेस्टेड दैट दे शुड. याद रखिएगा, लेट्स को हटाकर लिखते हैं सजेस्टेड दैट शुड. राजवी सजेस्टेड देयर दैट दे शुड विजिट द साइंस एग्जीबिशन. ओके, फिर व्हाट अ गुड सजेशन, ये एक्स्ट्रामेट्रिक सेंटेंस है. ये किसने कहा है? ध्येय ने. तो प्रशंसा की लिख देंगे ध्येय एक्सलेम्ड विथ प्रेज दैट इट was a very good suggestion. दूसरा वाक्य भी वही बोल रहा है, तो लिखेंगे एंड एडेड अथवा एंड फर्दर सेड दैट वी विल, तो उसका जवाब दे वुड श्योरली गो. फिर किसने बोला है थैंक यू, ये किसने कहा है? राजवी ने. तो राजवी थैंक्ड ध्येय. फिर ध्येय ने पूछा इज इट वर्थ विजिटिंग, क्या वह जाने लायक है? ये प्रश्न है, क्या लिखेंगे? ध्येय आस्क्ड राजवी इफ इट was वर्थ विजिटिंग. तो उसने उत्तर दिया सर्टेनली. ये अधूरा उत्तर, इसको पूरा वाक्य में लिखेंगे. किसने दिया? राजवी ने. तो राजवी रिप्लाइड दैट इट was certainly वर्थ विजिटिंग. यानी अधूरा उत्तर है, उसको आपको पूरे वाक्य में लिखना है, ये आपको ध्यान देना चाहिए. ओके, देखिए कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग करेक्ट ऑप्शन. सोनिया स्टडी सो सीरियसली एक्सप्रेसिंग रिजल्ट. अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो सो है तो दैट वाला ढूंढ लीजिए, कौन सा है? ये वाला. सोनिया स्टडी सो सीरियसली दैट शी फॉरगेट्स टू हैव हर ब्रेकफास्ट. सोनिया इतना सीरियसली पढ़ती कि वो कई बार ब्रेकफास्ट करना भूल जाती है. आगे देखिए, wear such a t-shirt as is printed. सच है तो ये as वाला लिख दीजिए, बराबर. और ये भी सही ऑप्शन सही दिख रहा है, विच इज अट्रैक्टिव. ये क्या है? टॉकिंग अबाउट थिंग इन ए रिलेशन टू समथिंग, बराबर. ये तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये हमारा सही है. मिहिर काउंट द करेक्शन नोट्स मैनर ऑफ एक्शन एज ए कैशियर डज. ये वाला आ जाएगा एज ए कैशियर डज. ओके, एज से एज और लाइक वाला हो तो मैनर दिखाता, मैनर में एज और लाइक आता, ये याद रखिएगा. When I was young, expressing habitual action in the past. तो habitual action in the past में used to वाला आएगा, देखिएगा used to वाला दिख रहा है कोई? I used to bunk the class. चलिए पहले ही मिल गया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी. मैं जब छोटा था तो मैं क्लास बंक करा करता था, ये इसका मतलब. आप मत करना भाई. धर्म will either
एक्सप्रेसिंग ऑल्टर चॉइस, इधर है तो और वाला ढूंढ लीजिए। तो देखिए यही रहा पहला, गो टू सर्कस और गो टू द सिनेमा हाउस। जब भी ऑल्टरनेटिव चॉइस की बात आए तो रादर वाला और इधर और, याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी का जो आज का सेशन है पूरा कर रहा हूं, और इसको ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और ऐसे ही जब आप इस तरह की वीडियो देखोगे तो आपको तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। आप आई बिलीव मी, आपको इंग्लिश या अन्य किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। इको बीए के भी मैं पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इंतजार किस बात का है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।